Hello students, welcome to this first chapter of 10th standard science CBSE textbook, which is chemical reactions and equations. This is the first chapter in the chemistry course as well. और ये चैप्टर में हमको बेसिक जिसको केमिस्ट्री की जिससे पहचान है, उसके रिएक्शंस, इक्वेशंस, वो सब चीज़ें, वो हमको समझेगा कि मतलब बेसिक में वो सब चीज़ें क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, बैलेंस क्यों करते हैं, और किस किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं इस केमिस्ट्री की दुनिया में। तो चलो शुरू करते हैं ये समझने के पहले कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको पता भी होंगी शायद पहले से, बट केमिकल रिएक्शन क्या है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्मी के दिनों में दूध बाहर रह गया बिना उबाले, आपने दूध को उबाला नहीं और बाहर रह गया, तो उसको आप देखते हो कि थोड़ी देर के बाद वो दूध फट जाता है, बोलते हैं वो दूध खराब हो गया बोलते हैं। ठीक है, तो दूध खराब हो गया मतलब जब आप उसको बाद में गर्म करते हो तो देखते हो वो फट गया दूध, मतलब उसका पनीर बन गया शायद, तो बोलते हैं ना कि दूध खराब हो गया उसका पनीर बना दो। सो अगर दूध धूप के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे अगर बाहर रह गया बिना उबाले तो वो खराब हो जाता है। वो खराब होना एक केमिकल रिएक्शन है। ओके, केमिकल रिएक्शन मतलब क्या कि उसकी केमिस्ट्री ही चेंज हो गई, केमिस्ट्री चेंज हो गई उसकी। वो क्या था, वो क्या हो गया, वो पहले दूध था अभी कुछ और हो गया, है ना। सो वो है केमिकल रिएक्शन। और एक एग्जांपल है ग्रेप्स फर्मेंटिंग ना। ग्रेप्स और भी जो फ्रूट्स हैं जिनमें शुगर्स होते हैं वो फर्मेंट हो जाता है, किसी में भी स्टार्च शुगर जिसमें भी है फर्मेंट हो गया। मतलब आप देखते हो कि कुछ ग्रेप्स को या कुछ राइस को अल्कोहल बनाने के लिए वो बहुत दिन तक ऐसे ही रहने देते हैं, फर्मेंट होने देते हैं। तो फर्मेंटेशन का मतलब है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें कुछ रिएक्शन करेंगे, कुछ प्रोसेस करेंगे जिससे उसका रूप बदल जाएगा। पहले वो एक पर्टिकुलर टेस्ट का लगता था, अभी कुछ और टेस्ट का लगने वाला है वो, तो उसका एक केमिस्ट्री बदल गया ग्रेप्स का। उसके बाद रेस्पिरेशन, ये जो सांस मैं ले रहा हूं और अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, रेस्पिरेशन सेल्यूलर लेवल पे जो चीजें हो रही है, जो आप आगे लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ते हो, आपने शायद 9th में भी पढ़ा होगा। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन जो है वो खुद एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज वो रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है। तो रिएक्शन हुआ, चीज ही बदल गई, पहले ग्लूकोज था बाद में CO2 बन गया। उसके बाद रस्टिंग मतलब कि आपने देखा होगा लोहा जो होता है, आयन के आर्टिकल्स, आयन की चीजें जो होती है, उसको अगर आप मॉइस्चर में एक्सपोज करो बाहर, ठीक है, गीला बारिश के टाइम पे, तो आप देखते हो कि वो एक रफ हो गया है, रफ, और उसका कलर जो था, एक आयन का एक कलर चेंज हो गया है और वो कुछ रेडिश ब्राउनिश कलर हो चुका है और उसका एक फ्लेक्स भी आ गया, तो आपको ऐसे हाथ पे लग जाता है वो। तो वो जो होता है रस्ट, वो केमिस्ट्री चेंज हो गई। क्या वो आयन है? नहीं, आयन हैज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, उसको ही हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिस्ट्री ही चेंज हो गई। ओके, तो ये तो डे टू डे एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स इस लाइफ में, इस यूनिवर्स में हो ही रहे हैं। बट आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं बेस्ड ऑन एक्टिविटीज। वो है बर्निंग ऑफ Mg रिबन, मैग्नीशियम रिबन को आप साफ करके बर्न करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। कोई भी चीज बर्न करनी है तो इन प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी वो बर्न होगा। तो जब आप उसको फ्लेम में डायरेक्टली बर्न करते हो तो आप देखते हो Mg का उसका फॉर्म ही चेंज हो गया, उसका केमिस्ट्री चेंज हो गया। Mg क्या बन गया? MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया ना, मैग्नीशियम बिकेम मैग्नीशियम ऑक्साइड, कंपाउंड बन गया। फिर उसके बाद लेड नाइट्रेट सोल्यूशन, लेड नाइट्रेट, अब ये तो हम वर्ड्स में लिख रहे हैं, फिर देखेंगे हम केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं और वो आगे बात होगी। बट लेड नाइट्रेट सोल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन में जब आप मिलाते हो तो एक रिएक्शन होता है, ठीक है, इसको एक टाइप का रिएक्शन बोलते हैं, वो आगे पढ़ने वाले हैं। बट इन दोनों को आप मिला दो तो रिएक्शन हो जाता है, चीज ही चेंज हो जाती है। ओके, उसके बाद अब जब आप डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट मतलब कि उसको पानी में डिसॉल्व करके, उसको कम, उसकी एफिशिएंसी करके या उसका पावर कम करके अगर आप
डाइल्यूट HCl को जिंक ग्रेन्यूल्स में थोड़ा थोड़ा करके डालो। जिंक इज अ मेटल, तो मेटल में जब आप ये डालते हो तो एक रिएक्शन होता है, बबल्स निकलते हैं इस तरीके से, ठीक है, और टेम्परेचर चेंजेस वगैरह भी होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपके बुक में। सो हाउ डू यू जनरली फाइंड आउट सम केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस? कैसे पता चलेगा आपको कि कुछ केमिकल चेंज हुआ या नहीं, कुछ केमिस्ट्री हुई है या नहीं? देखो, आइस बिकमिंग वाटर इज नॉट केमिकल रिएक्शन। ध्यान से, केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज फिजिकल चेंज दो अलग बातें हैं। फिजिकल चेंज में सिर्फ उसका स्टेट ऑफ मैटर या डेंसिटी या ये सब चीजें चेंज होगी, पर उसका केमिस्ट्री वही रहेगा। आइस इज H2O, वाटर इज ऑल्सो H2O। व्हाट हैज चेंज हैज ओनली स्टेट चेंज। तो उसको केमिकल रिएक्शन मत बोलना, वो गलती हो जाएगी। सो सम केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस, ऐसा कब आप पहचानोगे? जब कोई स्टेट चेंज हुआ हो। नाउ व्हेन आई से स्टेट चेंज, आई डोंट मीन वाटर टू आइस या टू स्टीम, नो नॉट दैट। हमेशा स्टेट चेंज मतलब केमिकल चेंज ऐसा नहीं, बट इट्स एन इंडिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, यू टुक हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस और उसको आपने हीट किया और देखा पानी बन गया। ओके, सो हो सकता है स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है। सम अदर रिएक्शंस आल्सो टेक प्लेस जिसमें स्टेट चेंज हो जाता है, तो आपको पता चलता है कि कुछ रिएक्शन हुआ है। ओके, सो दैट स्टेट चेंज हैपेंस। अगर स्टेट चेंज हो गया तो आप बोल सकते हो हाँ शायद केमिकल चेंज हुआ हो। उसके बाद कलर चेंज हो जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब आप जिंक डालते हो तो आप देखते हो कि वो कॉपर सल्फेट जो ब्लूइश कलर का है वो कलर फेड हो गया, कलर चेंज हो गया। और अगर कलर चेंज हो गया मतलब आप क्या बोलेंगे? कलर चेंज हो गया मतलब आप बोल सकते हैं कि हाँ कुछ तो केमिकल चेंज हुआ, कुछ तो केमिस्ट्री की चेंज हुई हो सकती है। दैट्स एन इंडिकेशन। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, जैसे यहां अगर आप डाइल्यूट HCl को जिंक में मिला दो तो H2 गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस विल बी मतलब निकलेगा, इवोल्यूशन होगा, ऐसे बबल्स निकलेंगे। तो आप बोलेंगे कुछ तो हुआ तब ये रिएक्शन हुआ, राइट? या फिर चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। मतलब ये कि कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनका नाम होता है एंडोथर्मिक, जो हीट लेते हैं। कुछ कुछ रिएक्शन होते हैं जो एक्सोथर्मिक होते हैं, जो हीट इवॉल्व करते हैं, हीट देते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं जो हम लोग लिस्ट उनकी पढ़ेंगे ही बाद में, पर अभी हम लोग इसके बाद ये मैं मिटा देता हूं। हम इसके बाद देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखे जाते हैं और कैसे लिखने चाहिए। ओके, तो ये मैं मिटा देता हूं। यस, सो अब हम देखने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस को हम लिखते कैसे हैं, हम बताते कैसे हैं, किस भाषा में बताना, किस तरीके से बताना सबसे ज्यादा ऑप्टिमम होगा, सबसे ज्यादा अच्छा होगा, कन्वीनियंट होगा। तो वो देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल लिया था हमने पिछली बार। क्या लिया था? मैग्नीशियम रिबन बर्न्ट इन एयर। तो देखो ये रिएक्शन को मैंने वर्ड्स में लिखा है, तो इसको स्टेप 1 समझो आप, जिसको हम सोचते हैं, बात करते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्ट इन एयर गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। आई नो ये आपने इस तरीके से नहीं देखा होगा, शायद इसी तरीके से देखा होगा, बट समझो कि ये लॉजिक क्या था। सबसे पहले हमने ये बताना चाहा कि ये हो रहा है, बट देन द प्रॉब्लम इज कि ये वर्ड में लिखा हुआ है, बहुत बड़ा है। ऐसे रिएक्शंस कुछ कुछ बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ऐसे में हम लोग इतना बड़ा लाइन नहीं लिखते, तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। कैसे शॉर्ट किया हमने? देखो, तो हमने बर्न्ट इन एयर या गिव्स, इसके लिए गिव्स के लिए जैसे हमने एरो बना दिया, तो हमने कुछ शॉर्टकट यूज किया। देखिए वर्ड्स अभी भी वही हैं, मैग्नीशियम है, एयर की जगह ऑक्सीजन लिया, तो हमने वर्ड्स लिए हैं, बट बीच के जो वर्ड्स हैं जैसे कि रिबन हटा दिया हमने, इन हटा दिया, गिव्स की जगह ये लिख दिया, सो थोड़ा सा शॉर्ट किया। तो हमने क्या लिखा? सिर्फ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? गिव्स तो बोल रहे हैं हम ये, बट लिखने में शॉर्ट है, ठीक है। बोलने में तो यही होगा शायद। क्लियर? अच्छा, अब ये जो हमने दो चीजें मिलाई है इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स व्हाई? बिकॉज ये रिएक्ट हो रहे हैं ना एक दूसरे से, रिएक्ट, केमिकली रिएक्ट हो रहे हैं, और ये जो बना वो क्या था? प्रोडक्ट। सो बेसिकली देखो क्या है, सपोज आपको पनीर बनाना है, तो आप क्या करते हो? दूध लेते हो, उसमें नींबू डालते हो, एसिड डालते हो, और क्या बन जाता है? पनीर और
पानी अलग हो जाता है. सो व्हाट आर योर रिएक्टेंट्स? दूध एंड नींबू, एसिड. और आपके प्रोडक्ट्स क्या है? पनीर अलग, पानी अलग. तो ये प्रोडक्ट्स है. क्लियर? सो रिएक्टेंट्स ये हुए जो रिएक्ट करते हैं, और ये प्रोडक्ट्स. अब अगेन दिस इज ऑल्सो बिग. ऑक्सीजन के लिए मैं ये लिख सकता हूँ mg के लिए, मैंने मैग्नीशियम के लिए हमने एक स्मॉल सिंबल लिया हुआ ये mg. तो हम बार बार मैग्नीशियम बोलने के बजाय mg बोलेंगे. ओके, तो mg प्लस O2 गिव्स MgO. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बना है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन. स्केलेटन है अभी भी. ये इक्वेशन में हमने अभी भी और डिटेल्स नहीं डाली है, हम और डिटेल्स डाल सकते हैं. तो वो डिटेल्स क्या है? उसमें से एक देखो डिटेल क्या है कि स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन बी रिटन. कैसे? ऐसे. फॉर एग्जाम्पल, आपने mg किस स्टेट में लिया था? सॉलिड में. बराबर, सॉलिड स्टेट में लिया था ना, मैग्नीशियम रिबन. ऑक्सीजन कैसा था हवा में? गैस. और MgO कैसा मिला? पाउडर. सॉलिड ही मिला. तो आपने ऐसे लिख दिया, तो आपको थोड़ी और इंफॉर्मेशन मिल गई, है ना. स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन फॉर मोर इन्फो. क्लियर है? तो ये आप ऐसे लिख सकते हो. ठीक. अच्छा, और क्या लिख सकते हो आप? रिएक्शन कंडीशंस लिख सकते हो आप, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट. यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा हमने, बट कभी कभी चाहो तो लिख सकते हो. कोई कभी कभी वो कंडीशंस बहुत क्रिटिकल होते हैं. तो बेसिकली देखो, ये इक्वेशन का क्या मतलब है कि आप इन दोनों चीज को गैसियस फॉर्म में लो, इस प्रेशर पे पकाओ उनको, तो ये मिल जाएगा. सो इतना लिखने से हमने शॉर्ट में कर दिया. यहां पर बीच में एरो के ऊपर हमने ये चीज लगा दी, है ना, प्रेशर लगा दिया. सो व्हाट इज दिस? चेक करते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में लेंगे और हाइड्रोजन को गैसियस फॉर्म में लेंगे, और दोनों को समहाउ रिएक्ट करेंगे इस प्रेशर पे, तो हमको क्या मिलेगा? ये. क्लियर है ना. हमने क्या क्या लिख दिया यहां पे? देखो, हमने स्टेट्स लिख दिया, स्टेट्स, और प्रेशर कंडीशन लिख दिया, है ना. टेम्परेचर कुछ कंडीशन होता तो वो भी लिख देते, कोई कैटलिस्ट लगता तो देखते हैं अभी. क्लियर? अच्छा, नाउ एक और चीज ध्यान में दो. हमने पिछले थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि अगर स्टेट चेंज हो गया तो हम बोलेंगे रिएक्शन हो गया. कभी कभी वो ऐसा होता है. तो देखो, यहां गैसेस मिले और लिक्विड बना, तो स्टेट चेंज हो गया, तो काम हो गया, है ना. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आइस बिकेम वाटर, तो दैट्स अ केमिकल रिएक्शन. नो, बट यहां पे चीजें अलग बन गई ना, और उसका स्टेट चेंज हो चुका है. ये दोनों बन के लिक्विड बन गए. ओके, अब देखो यहां ये नेक्स्ट. तो ये गैस था, ये समझ गए. ये लिक्विड समझ गए. ये क्या है? ये एक्वस. एक्वस का मतलब विद वाटर. एक्वा मतलब कि वाटर. सो बेसिकली पानी में मिलाया हुआ, सोल्यूबल, एक सॉल्यूशन बन गया है. तो जब CO2 लेता हूं मैं, तो किस फॉर्म में लेता हूं? CO2 लेता हूं मैं पानी में मिला हुआ. ओके, ये रहा पानी. सो मैंने क्या किया? CO2 लिया एक्वस फॉर्म में, डिसॉल्व लिया पानी में, और पानी लिया लिक्विड फॉर्म में. ओके, और इसको सनलाइट, मतलब कि कुछ कंडीशंस हमने बताए, और क्लोरोफिल एक कैटलिस्ट है, वो हमको चाहिए. तो ये चीज, ये कंडीशंस में मिला के हमको क्या मिलेगा? ग्लूकोज. इफ यू नो, तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मिलेगा. ये कैसा है? एक्वस. तो ये इक्वेशन, ये केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल इक्वेशन कौन सा रिएक्शन बताता है? याद है आपको? दिस इज प्रोडक्शन ऑफ फूड. दिस इज फोटोसिंथेसिस. फोटॉन्स, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. तो ये आपको मालूम है. तो यहां पर देखो हमने क्या लिखा? कैटलिस्ट लिखा, और प्रेशर टेम्परेचर नहीं लिखा, बट एक कंडीशन लिखी कि भाई सनलाइट के प्रेजेंस में ही होगा. बिना सनलाइट के क्लोरोफिल भी हो, ये सब भी हो, तो भी काम नहीं बनेगा. एनर्जी तो चाहिए ना. सो ये से एनर्जी देते. खैर, पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि बहुत सारी तरीके से हम इक्वेशंस लिख सकते हैं. हम शॉर्ट में लिखेंगे. शॉर्ट में लिखने के बाद उसके कुछ स्टेट्स लिख सकते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के, और कुछ कंडीशंस भी लिख सकते हैं जिसमें वो इक्वेशन या वो रिएक्शन होगा. क्लियर? अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं ये, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस क्या है और क्यों है. तो ठीक है, मैं हटा देता हूं. अभी तक मैंने कोई इक्वेशंस को बैलेंस नहीं किया है. ओके, तो मैं इतना पार्ट हटा देता हूं. देखो,
ये सॉलिड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है अभी। देखो ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी रही तो आप लिख सकते हो। ओके, सो केमिकल इक्वेशंस, ये 1.1 पार्ट चल रहा है। केमिकल इक्वेशंस में सपोज ये इक्वेशन लेते हैं। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां पर मैग्नीशियम कितना यूनिट है, कितना मास है। तो मैग्नीशियम यहां पर कितना है, तो आपको मालूम होगा मैग्नीशियम 12 24 होता है। सो बेसिकली यहां पर 24 यूनिट्स ऑफ मैग्नीशियम है। यहां पे कितना है 24। सो मैग्नीशियम यहां पे 24 था, अब 24 है। ऑक्सीजन देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है। सो आपको मालूम होगा ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन 8 एंड 16। ठीक है, और भी आइसोटोप्स होते हैं बट ऑक्सीजन जनरली 16 वाला लेते हैं। सो हम ले रहे हैं 16 इंटू 2 है ना यूनिट्स, बट यहां पर कितना दिख रहा है 16 यूनिट्स। तो ये 32 यूनिट्स 16 यूनिट्स में कैसे बदल गया। 32 यूनिट्स मतलब 32 एटॉमिक मास यूनिट्स या फिर 32 ग्राम्स या वॉट एवर ऑक्सीजन दिया था हमने यहां पर 16 ग्राम कैसे हो गया। तो बोलेंगे ऑक्सीजन गायब हो गया। ऑक्सीजन गायब नहीं होगा। 9th स्टैंडर्ड में याद रखेंगे, डाल्टन ने बोला था एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जब मास कंजर्व होना चाहिए तो क्या यहां पे 32 और यहां भी 32 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यस, सो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस याद रखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस किस फंडामेंटल लॉ पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, एक्चुअली ये उल्टा है, किस पे डिपेंडेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो ये बोलते हैं कि रिएक्टेंट साइड में जितना मास है प्रोडक्ट साइड में भी उतना मास उस एलिमेंट का होना चाहिए। मतलब अगर यहां 24 यूनिट्स मैग्नीशियम है तो 24 यूनिट्स मैग्नीशियम आना चाहिए। 20 मैग्नीशियम यूनिट्स नहीं चलेगा, तो आप बोलेंगे कहां गया बाकी। तो देयर विल बी नो लॉस ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना है उतना ही, जितना रिएक्टेंट्स में है उतना ही प्रोडक्ट्स में होना चाहिए। दैट्स द आइडिया। क्लियर है। सो दिस इज द बैलेंसिंग थिंग। बैलेंसिंग के पीछे फंडा क्या है, मास कंजर्व होना चाहिए। तो इसको बैलेंस करें जल्दी से। चलो इसको बैलेंस करके बताएंगे। तो इसका प्रोसीजर भी है बैलेंस करने का, मैं आपको प्रोसीजर बताता हूं, 1-2 क्वेश्चंस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो पूरा क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा। तो चलो यहां बताओ, मैं Mg लिख लेता हूं और फिर यहां लिख लेता हूं ऑक्सीजन। ठीक, तो यहां जितने एटम्स है उतने एटम्स वहां होने चाहिए। तो चलो यहां कितने एटम्स हैं 1 Mg के, और यहां भी 1। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बैलेंस्ड है ना 1-1। पर ये यहां 2 है और यहां 1 है, राइट। तो अब मैं आइडिया क्या करूंगा, मुझे ऑक्सीजन भी बैलेंस करना है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। बट ना हो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब कि ऐसे लिख दूं, देखो ये नहीं करना है, ध्यान से, आपको इसको नहीं चेंज करना है, इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना है। आपको जो भी मल्टीप्लाई करना है वो उसके बाहर कोएफिशिएंट में करना है, यहां नहीं। MgO को अगर आपने MgO2 कर दिया जुगाड़ करने के लिए तो ये टोटली रॉन्ग है। नो, ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, कभी कभी बैलेंस नहीं होता तो सोचता है आदमी कैसे कर लेते हैं, नहीं, ये तो बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, क्या आप H2O को H2O2 लिख सकते हो क्या? नहीं, ये वाटर है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये जीवन है, ये जहर है। तो ऐसा मत करो, ऐसे नहीं होता। ठीक है, चाहे ये चीज एग्जिस्ट करती हो बट रिएक्शन ही नहीं है ना ऐसा, है ना। जहां पानी बनता है वहां पानी बनेगा, ये थोड़ी बनेगा, राइट। सो जब भी आप बैलेंस करो तो ये, अब जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 कहां आएगा, ध्यान से देखना, ये 2 कहां आएगा, यहां आएगा। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, क्या ये बैलेंस हुआ, बट जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2 बन गया, देख रहे हो आप, ये भी 2 बन गया। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मतलब ऐसे आ गया। ध्यान से, पहले मैंने Mg चेक किया, Mg 1-1 था, काम हो रहा था। अब मैंने क्या देखा, ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 और यहाँ 1। मैंने देखा अरे यहाँ तो एक ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पूरी चीज को मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने कर दिया, पर इस चक्कर में ये पहले का बैलेंस खराब हो गया।
है ना, कुछ ठीक करने में कुछ और खराब हो गया, कोई बात नहीं, वापस ऊपर जाते हैं। जब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 2 बन गया, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। बट अगर इसको 2 को बैलेंस करना है तो इस 1 को 2 करना पड़ेगा, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो ऐसे एटलीस्ट हम लोग 15, 16, 20 एग्जाम्पल्स करने वाले हैं कुल मिला के। सो डोंट वरी अबाउट इट, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो बैलेंसिंग कैसे करना है समझ में आया। एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स शुड मैच। सो हमने क्या लिखना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स शुड मैच। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स शुड मैच। क्लियर। चलो अब एक एग्जांपल और लेते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको हटा दें। वन मोर एग्जांपल एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। चलो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। कौन सा एग्जांपल लूं मैं, Zn का लेता हूं। चलो, सो Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2 गैस, जो कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। ठीक है, तो समझ गए क्या हुआ यहां पर, एक केमिकल रिएक्शन हुआ। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस इज जिंक सल्फेट। ओके, हाइड्रोजन सल्फेट, जिंक सल्फेट। तो बेसिकली आप देख रहे हो जिंक यहां पर अटैच हो गया और H2 बाहर निकल गया गैस फॉर्म में, राइट। अच्छा, तो चलो इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। क्या ये बैलेंस्ड है, चेक करें क्या बैलेंस्ड है क्या। तो पहले लिखो ZnHS। ओके, सो मैं आपको ऑर्डर बताता हूं। हाँ, तो देखो ऑर्डर ध्यान में रखना। ऑर्डर क्या है, पहले सबसे पहले लिखेंगे मेटल। इसमें जिंक मेटल है और कोई मेटल है नहीं। उसके बाद में नॉन मेटल। हाँ, इसमें नॉन मेटल कौन सा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के। तो इसमें नॉन मेटल कौन सा है, ये सल्फर है ना। उसके बाद में ऑक्सीजन हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। अभी कुछ लोग पहले हाइड्रोजन करते हैं फिर ऑक्सीजन करते हैं। आपकी बुक में और अलग मेथड भी दिया है, आपको जो मेथड फॉलो करना है आप कर सकते हो। ठीक, फाइनली बैलेंस होना चाहिए। अब जिंक यहां पे कितना है चेक करो, यहां 1 है और यहां भी 1 है, तो बैलेंस्ड है। चलो, सल्फर यहां पर 1 है, यहां भी 1 है, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन यहां 4 है, यहां भी 4 है, और हाइड्रोजन 2 और 2, अरे ये तो बैलेंस्ड है, इसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, राइट। तो ये तो बैलेंस था, मतलब यही स्केलेटल इक्वेशन और यही बैलेंस्ड भी है, पहले से ही बैलेंस्ड है। ओके, स्केलेटल ही बैलेंस था। चलो एक और लेंगे, क्या प्रॉब्लम, जो आपकी बुक में दिया इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ऑर्डर लेंगे बराबर से। ओके, चलो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया है। आयन को लेंगे पानी के साथ। सो लेट्स टेक आयन प्लस वाटर। आयन प्लस वाटर विल गिव यू व्हाट, Fe3O4। Fe3O4 प्लस एनीथिंग एल्स, यस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ओके, चलो देखो यहां पर आयन है, यहां भी है, यहां हाइड्रोजन है, यहां भी है, ऑक्सीजन है, यहां भी है। मतलब ऐसा ना हो कि यहां पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और यहां पर कुछ नहीं है ना। सो चेक कर लेना। सबसे पहले लिखेंगे मेटल। यस, यहां पर मेटल Fe है, यहां पे Fe कितना है, यहां 1 है, यहां 3 है। चलो नॉन मेटल कोई है क्या, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन नॉन मेटल है। हाँ, बट उसको यहां लिखेंगे, यहां नॉन मेटल कोई नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो कोई बात नहीं। ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, ठीक है। ये ऑर्डर में क्यों लिखा, क्योंकि सबसे पहले आप आयन बैलेंस करोगे। याद रखो, आप इसको चेंज नहीं करना, इन लोगों को चेंज नहीं करना। ओके, जैसे है वैसे रहने दो, इनके कोएफिशिएंट चेंज करेंगे। तो चलो करेंगे। अभी आयन को बैलेंस करेंगे सबसे पहले। तो आयन को बैलेंस करना सिंपल है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो क्या इस आयन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, हो गया काम। तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ और डिस्टर्ब नहीं हुआ, बाकी सब वैसे की वैसे। क्लियर है, क्लियर। चलो अब ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ पे 4 है, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, करूं क्या, मल्टीप्लाई, तो मैंने इसको लिखा नहीं, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, करूं क्या मल्टीप्लाई बाय 4। देखो ये ऐसे दिखेगा, है ना, 4 दिख रहा है कि नहीं, यस 4। तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो यहाँ हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन कितने हो गए 4, यहाँ ऑक्सीजन भी 4। बट जब मैंने यहाँ 4 डाला तो हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो गया। क्लियर है कि नहीं है,
हाइड्रोजन का नंबर अब क्या चेंज हो गया, चेक करो, कैंसिल करके इसको लिख दो, 8 हो गया, है ना, 8 हो गया। अब नया नंबर हमारा 8 है, फिर और यहां पर 2 है तो यहां 2 ही है। तो बताओ इस 2 को 4 कैसे करूं मैं, कैसे करूं? आप यहां लिख सकते हो सिर्फ यहां पे, तो क्या लिख दूं यहां पे 4, ठीक है। अगर मैंने 4 लिखा मतलब क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। देखो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, चेक करो। 3 आयन 3 आयन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। तो इस मेथड से आप कर सकते हो। आपको ध्यान क्या रखना है कि यहां पर कुछ ना चेंज करो, H2O2 H2O4 ये सब मत बनाना, क्लियर है। तो ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बहुत बड़ी लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर्स 1, 2 एंड 3 जो आपके इस सेक्शन के बाद में दिया है, और उसके बाद हम लोग बातें करेंगे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है उसके बारे में। तो बहुत सारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा बड़ा वीडियो भी होगा, प्रैक्टिस करनी है आपको। तो तब तक ये चीज पढ़ के आना और पढ़ाई करते रहो और भी, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।